26-27 मिनट पे कर लिया था, लेकिन वो कोई नेट का कोई इशू है, कोई बन रहा था। अल्लाह करे आप लोगों की यूनिवर्सिटी खुल जाए। परेशानी है ये, परेशानी ही परेशानी है ये ना। ये कोई मज़ेदार काम नहीं है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। ये स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। अच्छा, ठीक हो गया। चले, बहुत शुक्रिया। चले हम है ना जी, कल जो है ना जी, हम कुछ चीज़ें देख रहे थे कि जी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कल हम कवर कर रहे थे। प्राइस कि जी प्राइस के इंक्रीज करने से कॉस्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर होता है। तो कल जो है ना हम वो देख रहे थे। तो आज हम जो है ना इसी से रिलेटेड जो है ना वो कर रहे हैं, इनकम इलास्टिसिटी। इनकम बढ़ने से या घटने से उसके अंदर जो है ना क्वांटिटी के अंदर क्या लचक पैदा होती है। इलास्टिसिटी लचक को कहते हैं कि जी फ्लेक्सिबिलिटी, कि जी प्राइस किस रेशो के साथ बढ़ेगी। तो कल हम जो है ना जी ये सारी चीज़ें जो है ना जी ये हमने देख ली थी। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे आपने बताना है कि जी लॉ ऑफ डिमांड में कुछ तो ये फोर्सेस होती हैं जो उसको कंट्रोल कर रही होती हैं मार्केट की। दूसरे जो है ना ये रूल हैं, असल में ना ये डिटर्मिनेंट हैं इसके, प्राइस, इनकम, और फिर आगे टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जो कि उसको कंट्रोल कर रही होती हैं, क्वांटिटी को भी, डिमांड को भी, और प्राइस को, उसकी कॉस्ट को भी, और उसकी इनकम को भी। ठीक है ना। तो इस तरह से आज जो हम करेंगे ना प्राइस का, वही वही फार्मूला है कि जी प्राइस में फिर आ जाता है कि जी आपने डिस्क्रीट इंक्रीज करना है कि जी फर्ज करें 10 से 20, 20 से 30 रुपए अगर बढ़ाई है तो डिमांड उसी तरह से वो इंक्रीज होगी। या परसेंटेज होती है कि 10 से 12, मतलब स्लाइड चेंज 10 से 12, तो ये आप डेल्टा की सूरत में लिखते हैं परसेंटेज। और जिस तरह से ये रेट बढ़ेगा इसका, मतलब 10 से 12 रुपीज़, और क्वांटिटी 50 से 52 कर लें या 60 कर लें, इस तरह से, मतलब कोई रैपिड, कोई बड़ा उसके अंदर जो है ना वो चेंज नहीं आता। तो डिस्क्रीट में कोई बड़ी चेंज आ जाती है कि जी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हुई। तो ये प्राइस जो है ना जी ये जो चेंज होती है ना, इस पे फिर आगे दो हमने पढ़ी थी कि जी इसमें पॉइंट इलास्टिसिटी था, और दूसरा था आर्क इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि इस पॉइंट से जब हम करते हैं ना, डिफरेंस इनका लेते हैं, तो उसके ऊपर क्या इलास्टिसिटी आती है। तो आर्क इलास्टिसिटी में होता है कि ये इसके दो हिस्से करके, ये हिस्सा डिवाइड बाई दिस हिस्सा, मतलब ठीक है ना जी, दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, कि जी एवरेज यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आर्क इलास्टिसिटी जो है ना दरमियान में वो निकालते हैं। तो इस तरह से ये दो हमने कल डिस्कस की थी, पॉइंट इलास्टिसिटी। ये देखें ना, ये पॉइंट इलास्टिसिटी है, ये वाले, ये पॉइंट इलास्टिसिटी है। और पॉइंट का मतलब ये है कि जो मार्केट के अंदर जो रेट, जिस रेट के साथ कि जी प्राइस जो है ना जी, अगर तो है ना जी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती हैं, मतलब ना स्लाइट चेंज है। जैसे पेट्रोल की कीमत पैसों में बढ़ती है, पॉइंट पॉइंट इतने 0.5 पैसा या 0.60 पैसा, तो ये होगी, ये क्या होगी, ये होगी आर्क इलास्टिसिटी। जो जो पॉइंट इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, वो ये होगी कि आपकी वैल्यू जो है ना 10 रुपये इकट्ठे ही बढ़ गई। ठीक है ना। उसी हिसाब से मार्केट के अंदर जो डिमांड क्वांटिटी जो है ना वो उसी हिसाब से बढ़ेगी। तो इस तरह से ये दो हैं। तो इसके फार्मूलाज जो है ना ये वाले हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे। आज उसी से रिलेटेड जो है ना हम जो है ना जी इनकम इलास्टिसिटी जो है ना वो आज देखते हैं कि इनकम के बढ़ने से या घटने से जो इसके अंदर प्राइसेस के अंदर जो उतार चढ़ाव आता है,
तो वो कैसे हम जो है ना उसको स्टडी करेंगे या देखेंगे, ठीक है ना जी। अगर कल का लेक्चर के अंदर कोई बटा कोई कोई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम अगर नज़र आ रहा है या कोई मसला नज़र आ रहा है तो काइंडली मुझे बताइए। कोई अगर कोई इशू आप समझते हैं कि आपको समझने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है तो आप मेरे साथ ये डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो आज हम अदरवाइज आज हम इनकम ये तीनों तीनों जो है ना ये इसी तरह से हैं, मतलब ना प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, ये जो है ना ये सारी जो है ना ये तकरीबन एक जैसा ही बिहेवियर होता है, दोनों तरफ बढ़ती है डिमांड या कम होती है, ठीक है ना जी। कि जी सप्लाई जो है सप्लाई सप्लाई आज आज हम करेंगे अगर टाइम मिल गया, लेकिन ये है कि ये जो है इनकम या प्राइस बिहेवियर तकरीबन एक जैसा ही होता है इनका, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम जो है ना जी शुरू करते हैं इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है ना। कि जी इनकम बढ़ने से चीज़ों में क्या फ़र्क पड़ता है। तो इनकम में ना असल में ना इनकम का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है ना बेटा, कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो उसकी पॉकेट के साथ रिलेट करता है। कि जी आपको सैलरी जिस दिन मिलती है उस दिन आप बड़े खुशगवार मूड में होते हैं, ठीक है ना जी। तो आपका दिल चाहता है कि मैं कोई जाके अपनी फैमिली के लिए आपकी आपकी जो है ना इनकम जो है ना वो ज़्यादा हो रही होती है, या आपकी सैलरी जो है ना बढ़ गई, आपका स्टेटस ऑफ लिविंग जो है ना बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो अशिया आपने पहले बाटा की जूता लेते थे, अब जो है ना आप सर्विस का या कोई और जो है ना जी अच्छे ब्रांड का जूता जो है ना आप ले रहे हैं, ठीक है ना जी। तो इसी तरह से आप जो है ना जी जो 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 आपके आपके कपड़े हैं, जो ड्रेस है, पहले आप सिंपल ड्रेस लेते थे, तो अब जो है ना इनकम बढ़ी है तो आप जो है ना उसका जो ड्रेस आपका जो है ना जी वो ज़रा अच्छा होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ना दो तरह की तीन तरह की इनकम जो है ना आ जाती है फिर। कि एक तो आप नॉर्मल जो है ना नॉर्मल के ऊपर है कि नॉर्मल आपकी रूटीन की लाइफ के अंदर जो आपकी इनकम है, स्टेबल इनकम है, मंथली इनकम है जो आपकी, ठीक है ना जी। तो उसके ऊपर जो आप चीज़ें खरीदेंगे दे विल बी कॉल्ड एज अ नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आपकी इनकम जो है ना वो बढ़ गई है तो आप क्या करेंगे, आप लग्जरी गुड्स जो है ना वो खरीदेंगे, लग्जरी गुड, कि आपकी इनकम बढ़ी है, ठीक है ना जी। तो आप उसी हिसाब के आपका स्टेटस ऑफ लिविंग जो है ना वो बढ़ जाएगा, आप मोटरसाइकिल से आप कार के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना जी। अच्छा, लेकिन अगर आपकी इनकम कम हुई है, ठीक है ना, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई कोई घाटा पड़ गया है बिजनेस के अंदर या कारोबार के अंदर या नौकरी में आपकी वो प्रमोशन रुक गई है, तो आप उस वक्त जो है ना जो आप लंडे का जो है ना माल खरीदना शुरू कर देंगे कि जूता भी लंडे से खरीद लिया जाके, कपड़े भी लंडे से खरीद लिए, या जो इसको कहेंगे इन्फीरियर गुड्स। इसका इसका मतलब यह है कि जो हमारी इनकम है उसका जो रिलेशन है डिमांडेड क्वांटिटी के साथ, इट विल डिपेंड ऑन थ्री पैरामीटर, थ्री थिंग्स। इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स मतलब ना घटिया क्वालिटी की चीज़ें, फिर नॉर्मल गुड्स, फिर सुपीरियर गुड्स या लग्जरी गुड्स, ठीक है ना जी। तो आज हम इनकम जो डिमांड इसका जो लिंक है सप्लाई या डिमांड के साथ जो इनकम का है वो आज हम इन तीनों चीज़ों के इर्द घूमता हुआ देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें यहाँ पर कि जी फार्मूला वही है जो हमने लास्ट टाइम देखा था, कि फार्मूला उसी तरह से है जो देखें ना जी, ये फार्मूला अगर आप देखें तो डिमांड का फार्मूला जो है ना उसी तरह से था जिस तरह से हमने ये पहले साल के ये लेक्चर कल वाले लेक्चर के अंदर जो है ना, तो वो उसी तरह से वो फार्मूला है, उसी तरह से आप उसको स्टडी करेंगे, ठीक है ना जी। लेकिन सिर्फ उसकी जगह पे आपने इनकम जो है ना जो डाल देनी है, फार्मूला यही है, इसी तरह से ये फार्मूला बनाया जैसे ये फार्मूला बना था ना ये वाला, इसी तरह से बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है ना जी। लेकिन होगा इनकम सेंट्रिक, इनकम सेंट्रिक, ठीक है ना जी। तो इस हिसाब से आप देखें कि फार्मूला वही है। हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। इनकम इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस, कि जी रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये है कि जी रिस्पॉन्सिव का मतलब मार्केट के अंदर या राजा बाजार के अंदर या सदर के अंदर जो लोग आ रहे हैं
ठीक है ना जी। जब वो शॉपिंग करते हैं तो उसके रिस्पांस के अंदर मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव होता है उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है ना। अच्छा, इनकम इलास्टिसिटी इज डिमांड एज द रिस्पॉन्सिवनेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी टू द चेंज इन इनकम, ये जो मैंने अभी बात की है, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी गिव अ मेजर ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम व्हेन अदर फैक्टर्स अफेक्ट जो है ना जी आर केप्ट कांस्टेंट। इधर फैक्टर ये है जो वो कल हमने एक वर्ड बोला था, क्या वर्ड था वो, क्या वर्ड था वो, यहाँ पर हम देख लेते हैं दोबारा से, मेरे जहन से निकला हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर वो था कहीं वो वर्ड नहीं, किधर था, और अल्फाज क्या थे, लैटिन वर्ड था, किसी को याद है? कीपिंग द अदर थिंग्स कांस्टेंट के लिए एक वर्ड हमने कल यूज किया था, किसी को याद है? मुझे भी याद नहीं है। तो इसका मतलब हम एक जैसे ही हैं, दोनों पार्टीज हम एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। हाँ, ये वाला है लेटन वर्ड, ठीक है ना जी, सिट्रस पेरिबस, यस सर। हाँ, सिट्रस पेरिबस, ठीक है ना जी। तो ये अदर थिंग्स इक्वल, ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट, ऑल एल्स अनचेंज्ड। तो सिट्रस पेरिबस के अंदर जो है ना वो फिर वैसे ये फैक्टर जो है ना बेटा ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं मार्केट के अंदर जो है ना उसका जो है ना आउटकम निकालने के लिए ना हम सपोज कर लेते हैं, अदरवाइज चेंजेस तो आती रहती हैं। देखिए ना जी, आप गए वहाँ पर मार्केट के अंदर, आप के पास पैसे हैं, आपने 2-3 दुकानें देखी, कहते कि फिर के सौदा लेना चाहिए, तो इमीडिएटली आपका मूड चेंज हो गया, आपका आपका टेस्ट चेंज हो गया, एक अच्छी चीज़ देख ली, इन्फीरियर से सुपीरियर पे आ गए, तो लेकिन वो चेंज तो आपको जो चेंज इफेक्ट करती हैं आपके मूड पे इफेक्ट करती हैं, ठीक है ना जी। आपकी वो जो है ना बहुत सारे फैक्टर होते हैं, गर्मी है, सर्दी है, फलाना है, लेकिन ना हम सपोज कर लेते हैं मार्केट के पैरामीटर को, क्योंकि बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए कि जी हम सपोज करते हैं कि जी ऑल अदर सर्कमस्टांसेस आर केप्ट कांस्टेंट, ठीक है ना जी। तो इस तरह से हम जो है ना रिजल्ट का जो कर्व है वो जो इनकम का कर्व है या जो कास्ट का कर्व है या प्राइस का कर्व है वो हम आसानी से जो है ना वो डिटरमिन कर लेते हैं। अदरवाइज जो है ना जी मार्केट तो बड़ी वोलाटाइल होती है, खास तौर पे बेटा स्टॉक मार्केट के अंदर तो पॉइंट्स के अंदर जो कारोबार होते हैं, फर्ज करें आपने 2 मिलियन शेयर खरीद लिए, तो अगर .0001 बड़ा, फिर भी जब आप इसको किसी चीज को सेल करेंगे तो लाखों के अंदर जो है ना आपको पर मिनट जो है ना इनकम हो जाती है। शेयर का कारोबार ना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसी तरह से होता है। शेयर ब्रोकर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी वक्त काइंडली आप लोग इंडिविजुअली या कलेक्टिवली स्टॉक मार्केट का चक्कर जरूर लगाएं। वहाँ जो है ना बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, तो स्टॉक मार्केट का मतलब ये होता है कि फर्ज करें कोई कंपनियां हैं ना, कंपनी है फॉर एग्जाम्पल पीटीसीएल है, पीटीसीएल की टोटल इनकम जो है ना उसको उन्होंने शेयर्स के अंदर डिवाइड करके ना शेयर्स डिक्लेयर किए होते हैं कि जी इसकी वर्थ है फर्ज करें 1 बिलियन, तो एक शेयर उन्होंने सपोज कर लिया, अगर अगर उन्होंने मार्केट के अंदर ज्यादा सर्वाइव करना है तो छोटे उसमें कर लिया, मतलब 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए के ऊपर उसने उन्होंने डिवाइड कर लिया, तो वो फिर जितने शेयर बने एक शेयर के मुताबिक जो है ना वो कोई शेयर का वो कोई पेपर पे जो है ना वो पब्लिश कर देते हैं, जैसे रुपीज होता है या बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड भी एक किस्म का शेयर है गवर्नमेंट के साथ, ठीक है ना जी। तो बॉन्ड फिर जब हम वो मार्केट में फ्लोट कर देते हैं अपनी वर्थ, तो वो वर्थ जो है ना वो लोग खरीदते हैं कि जी आज इसकी वर्थ कितनी है, अभी 2 मिनट पहले कितनी थी, ज्यादा थी, तो वो वर्थ जो है ना कंपनी की वर्थ को, वो जो शेयर की कीमत है जो कस्टमर लगाते हैं वहां पर, तो वो कंपनी की वर्थ को जो है ना वो ऊपर नीचे लेके जा रही है। तो देख देखें जी स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गई, डाउन हो गई, ये हो गया, रेट चढ़ गया, तो बेसिकली ये सारा धंधा जो है ना ये इकोनॉमिस्ट जो है ना वो कर रहे होते हैं, ये टोपी ड्रामा भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना जी। गवर्नमेंट भी इम्फेक्ट कर रही होती है इसके ऊपर, पॉलिटिकल जो है ना वो
जो सियासी हालात जो है ना वो भी असरअंदाज होते हैं, इंटरनेशनल जो हालात हैं, कोई जंग लगी हुई है ये, तो वो भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब सिट्रस पेरिबस जो है ना वो हम सपोज करते हैं, अदरवाइज जो मार्केट के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस जो है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ना वो असरअंदाज हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, इनकम इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम फार्मूला, ये जो है ना वही फार्मूला है जो हमने पहले देखा था, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर देखना, ये डेल्टा क्यू का मतलब ये है कि ये स्लाइड चेंज है या रेट ऑफ चेंज है, इसको आप बोल रहे हैं, ये रेट ऑफ चेंज होता है ना, एक क्वांटिटी दूसरे रेट के साथ कैसे बढ़ रही है, ये चेंज हो रही है, ठीक है ना। और ये डेल्टा का मतलब ये स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज, ज्यादा चेंज नहीं है कि जी पॉइंट्स के अंदर चेंज है, ठीक है ना, या 1 और 2 के अंदर चेंज है। Similar to price elasticity of demand, income elasticity of demand can be expressed in terms of point or arc, कि जी उसी तरह से जिस तरह से हमने प्राइस को हमने देखा था कि जी पॉइंट और आर्क इलास्टिसिटी थी, इसी तरह से इसके अंदर इनकम के अंदर भी यही इलास्टिसिटी जो है ना वो एक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें कि यहाँ मैं थोड़े से रिलेशन जो है ना मैंने वो डाल दिए हैं इस स्लाइड के ऊपर, ठीक है ना, यहाँ इस स्लाइड के ऊपर। तो ये जो आपको रिमाइंड कराने के लिए कि जी कल वाले लेक्चर के लिए, ठीक है ना जी, कि जी पॉइंट इलास्टिसिटी के अंदर क्या होता है, पॉइंट एंड आर्क इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी के अंदर क्या होता है, ये आप ये ना ये देखें स्मॉल चेंज हो रही है, तो परसेंटेज में स्मॉल चेंज, ठीक है ना जी, कि जी यहाँ से यहाँ तक स्मॉल चेंज, कि जी ये इसको इस वैल्यू को इससे निकाल के ये डेल्टा आ गया। इसी तरह से ये होगी ये जो है ना डिमांड और क्वांटिटी, इस तरह से इधर प्राइस जो है ना होगी इस तरह से जब बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये है कि वो भी इसी तरह से स्मॉल चेंज इन प्राइस। अच्छा, आर्क में क्या होगा, मिड पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट का मतलब ये है कि देखें ना क्यू बाई क्यू, क्यू ना क्यूब मतलब इसमें से ये निकाल के तो इनका जो है ना डिफरेंस निकाल दिया, तो क्या ना दोनों का आधा निकाल दिया, दोनों का 2 जमा 2 अधिक आधा। तो आप देखें ये उसी तरह से आ रहा है, देखें ना ये वैल्यू उसी तरह से आ रही है, देखा ये वैल्यू अगर आप देखें कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, ठीक है ना जी। तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये फार्मूला इसी तरह से आ जाएगा। या आप इधर देख लें, ये फार्मूला है कि आर्क इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड व्हेन देयर इज अ रिलेटिवली लार्ज चेंज इन इनकम। तो इसका मतलब ये है कि ये मिड पॉइंट के ऊपर जो है ना आप ये प्राइस को भी और क्वांटिटी को भी ले रहे होते हैं आर की सूरत के अंदर। तो ये क्यों ले रहे होते हैं, इसलिए ले रहे होते हैं कि जी यहाँ पर हमें इलास्टिसिटी को डिफाइन करना है कि जी इलास्टिसिटी कितनी किस्म की हो सकती है। कि जी देखें ना, ये अगर ये डिफरेंस और ये डिफरेंस दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये प्राइस जो है ना स्टेबिलिटी है, इक्विलिब्रियम है, 1 है, ठीक है ना, इलास्टिसिटी 1 है, इधर नीचे है, इधर कम हो रही है, लेस देन 1 हो रही है, ठीक है ना जी। तो यहाँ करते करते ये 0 हो जाएगी, क्योंकि आपकी इनकम ही जीरो हो जाएगी, यहाँ पर इनकम 0 है, आपकी जेब में है ही कुछ नहीं, आपने खरीदना क्या है, क्वांटिटी पड़ी है मार्केट के अंदर कितनी जितनी भी पड़ी है, ये जितनी क्वांटिटी आपने वो मार्केट के अंदर किसी ने कंपनी ने भेजी है उतनी ही पड़ी है, क्योंकि लोगों की जो है ना जी इनकम की वो सिक्कत नहीं रही, खरीदने की ताकत ही नहीं है, ठीक है ना जी। लेकिन इधर क्या है, इधर आप पैसे लेके फिर रहे हैं, ठीक है ना जी, और मार्केट के अंदर माल ही नहीं, क्वांटिटी 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है ना जो वो इन्फिनिटी होगी। प्राइस आपके पास पैसे हैं बहुत सारे, ठीक है ना, पैसे लेके फिर रहे हैं कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपर सेगमेंट है, यहाँ इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी कम होती जाएगी, पैसे ज्यादा होंगे, ठीक है ना जी, कि इन्फ्लेशन रेट जिसको आप कहते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना जी, पैसे बेतहाशा हैं, मार्केट के अंदर माल नहीं है, शॉर्टेज हो गई है, चीनी की शॉर्टेज हो गई है, या फलानी शॉर्टेज हो गई है, पेट्रोल शॉर्ट हो गया है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से तो अगर हम इसको दोबारा से उधर आए तो यहाँ पर ये होगा इस तरह का फार्मूला कि Q2 माइनस Q1 ओवर I2 माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाई, ये इनका दोनों का इफेक्ट है, मतलब ना दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, हाफ इनका हाफ इनका, ठीक है ना जी, 2 वैसे कट गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसका जो है ना जी रिजल्ट जो है ना वो निकाल रहे होते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो है ना ये मैंने जानबूझ के जो कुछ चीज़ें मैं डाल देता हूँ कि जी आप उसका कॉन्सेप्ट मजीद किया, जैसे ये आर्क इलास्टिसिटी है कि दिस डिवाइडेड बाई हाफ इसका ना एवरेज, दिस डिवाइडेड बाई दिस एवरेज,
फिर क्या है, ये इधर ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ गया, तो ये उसी तरह से इसकी वैल्यू जो है ना ये बन गई, ये वाली ये फार्मूला उसी तरह से बन गया, ठीक है ना जी। सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं यहाँ कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्क इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन प्राइस एंड सब्सिक्वेंट चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है ना जी। तो Q0 इज द इनिशियल क्वांटिटी, Q1 इज द न्यू क्वांटिटी सप्लाइड। कोई आप मार्केट में गए, वो कहता अच्छा यार ये जूता आपने देखना अभी नया माल आया है थोड़ी देर पहले, तो मैं आपको वो माल दिखा दूं, तो आप कहते हैं अच्छा वो लेके आओ। तो इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी जो है ना आपकी नई क्वांटिटी आ गई, ठीक है ना जी। तो मार्केट में बैठे आप लोग जो है ना वो नई चीज जो है ना वो आप पसंद कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो है ना जी यहाँ एक एग्जाम्पल है, इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं कि जी इसमें ये है, एक कॉन्सेप्ट दिया गया है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यहाँ मैंने थोड़ी सी ये डिफाइन कर दी है। तो पर कैपिटा का मतलब ये होता है कि एक बंदे की इनकम जो है ना जी, एवरेज इनकम जो है ना जी किसी भी जो है ना साल के अंदर या किसी भी स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है ना पर कैपिटा इनकम उसको बोलते हैं। सो पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम मेजर्स द एवरेज इनकम अर्नड पर पर्सन इन अ गिवन एरिया इन स्पेसिफाइड ईयर। तो ये जो है ना ये कंट्री टू कंट्री होता है कि जी अमेरिका की पर कैपिटा इनकम डॉलर के अंदर बहुत ज़्यादा है, अमीर हैं। चाइना की भी बहुत ज़्यादा हो रही है, कोरिया की हो रही है, ठीक है ना, जापान की है। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जो है ना वो बहुत कम है। तो इसलिए कहते हैं कि जी पर कैपिटा इनकम जो है ना पाकिस्तान की डॉलर के बराबर लाने की एटलीस्ट जो है ना जी मेरे ख्याल में $10 या इतना डॉलर पर डे जो है ना होनी चाहिए एक अच्छी वेल ऑफ लाइफ गुजारने के लिए, ठीक है ना जी। वो एक स्पेसिफिक जो है ना जी वहाँ पर एक यार्ड स्टिक जो है ना वो बनाया होता है इन्होंने इकोनॉमिस्ट के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि उस $10 से नीचे जो होंगे उस जो इनकम होगी उस मुल्क को खते गुर्बत से नीचे जो है ना वो डिफाइन कर देते हैं कि पॉवर्टी लाइन के नीचे है ये। पॉवर्टी लाइन $10 जो है ना फॉर एग्जांपल, उसको पॉवर्टी लाइन डिक्लेयर कर देते हैं कि अच्छा जी पॉवर्टी लाइन जो है ना इसके नीचे अगर जो है ना वो कंट्री जो है वो गरीब होंगे, ठीक है ना जी, वो गरीब मुल्कों में शामिल होंगे। अच्छा, अनडेवलप्ड फिर तो अगर $10 से $50 जिसकी इनकम है पर कैपिटा है ना जी, वो क्या होंगे, वो होंगे डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान जो है ना तो डेवलपिंग कंट्रीज में भी नहीं है अभी। अच्छा, फिर अगला जो है ना वो होगा डेवलप्ड कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम जो है ना वो 50 से भी ज्यादा है, ठीक है ना जी, या उससे ज्यादा। ये 50 में एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। तो वो हो गए डेवलप कंट्री। डेवलप कंट्री जो है ना ये आपने वो समिट सुनी होगी, G8 की कॉन्फ्रेंस हो रही है, G8 इसका मतलब ये है कि फुली डेवलप कंट्री G8 कंट्रीज हैं जिसके अंदर अमेरिका है, जापान है, ठीक है ना जी, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, ठीक है ना जी, जर्मनी है, ये या यूके है। ये 8 मुल्क जो है ना ये डेवलप कंट्रीज हैं। अंडर डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री जो है ना वो उसकी लिस्ट जो है ना वो ज्यादा होगी, 100 से भी 100 के करीब होगी। और अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर जो है ना पहले इथोपिया होता था, अब इथोपिया जो है ना वो बहुत तरक्की कर गया है। लेकिन अब पाकिस्तान जो है ना अंडर डेवलप कंट्रीज में ना वो आ रहा है हमारे यहाँ की पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से। तो इस तरह से अगर आप देखें, ये एग्जांपल है, सपोज दैट द डिमांड फॉर टू व्हीलर्स एज ए फंक्शन का मतलब यह है कि अगर एक चीज मतलब वेरिएबल होता है ना कि एक चीज बढ़ाते हैं दूसरी बढ़ती है, ठीक है ना। एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटा इनकम पर कैपिटा इनकम इज गिवन बाई कि जी ये जो है ना डिमांड जो है ना ये है दिस वैल्यू, मतलब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है समझ लें, ठीक है ना जी, कि दिस वैल्यू प्लस 10 इंटू आई, ठीक है ना जी, आई। तो आई जो है ना ये इनकम है पर कैपिटा इनकम। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं कि व्हाट इज द इनकम इलास्टिसिटी एट ए पर कैपिटा इनकम ऑफ 20,000। अच्छा, वो कह रहा है कि जी ग्राफ उसका ये है, ठीक है ना जी, और फंक्शन इसका इसके साथ ये है, ये कांस्टेंट है और ये वैल्यू मतलब ना बात का ये होता है ना कि जी आपके शेयर पड़े मार्केट के अंदर इतने के और प्लस आपकी इनकम है हर वो 10 टाइम बढ़ रही है, ठीक
ठीक है ना। इसके अंदर वो 10 टाइम इनकम जो है ना वो हर साल जो है ना वो जमा होती रहेगी। ये सॉलिड क्वांटिटी आपकी पड़ी है, ये बैंक के अंदर पड़े हैं पैसे आपके, ठीक है ना। अब इसके ऊपर जो है ना 10% के हिसाब से हर साल आपकी इनकम बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये कि ये इसके साथ ऐड अप होते रहेंगे। ये फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो ये पर कैपिटा क्या है 10 टाइम बढ़ रही है आपकी इनकम। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जी कैसे आपको आप देखेंगे इलास्टिसिटी कैसे मेजर करेंगे, कहाँ होगी इलास्टिसिटी। तो वो क्या कर रहा है कि जी वो कह रहा है कि ये देखो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा आई इंटू आई ओवर क्यू। तो क्यू जो है ना ये वो क्या है, क्यू इसके हिसाब से बढ़ रही है। तो अगर हम आई को फॉर एग्जांपल ये 20,000 कह लें, ठीक है ना जी, 20,000 के हिसाब से, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिमांड जो है ना मार्केट के अंदर हो जाएगी ये वाली 3 लाख, ये डिमांड ये आ गई, ठीक है ना जी। अब इसका मतलब ये है कि ये क्वांटिटी भी है, इनकम भी है और ये भी है। तो अब इसका मतलब ये है कि हम जो है ना यहाँ पर क्या करेंगे कि ये होगी आपके पास ये वाली। अच्छा, अब वो करे कि ये रेट ऑफ चेंज जो है ना 10 टाइम से बढ़ रहा है। ये जो है ना ये एक बारीक सा नुक्ता समझने का है बेटा। ये सवाल अगर आ जाए ना ये जहन में रखना है कि जी एज ए फंक्शन ऑफ 10 ये बढ़ रही है, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा क्यू और डेल्टा आई जो है ना वो 10 होगा, डेल्टा क्यू या डी क्यू वेरी स्मॉल कीजिए डिफ्रेंसिएशन में। तो इसका मतलब ये है कि 10 मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू, ठीक है ना जी। तो फार्मूला वही है, फार्मूला वो है जो हमने यहाँ पर लगाया है, आई ये वाला है ये वाला, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब 20,000 ऊपर 30 लाख ये 10 ये और इलास्टिसिटी जो है ना ये। अब ये इलास्टिसिटी क्या है, दिस इज लेस देन 1, दिस लेस देन 1, ठीक है ना। दिस रिजल्ट कैन बी इंटरप्रेटेड एज 1% इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम लीड टू 0.67 इंक्रीज इन डिमांड, कि जी ये वो डिमांड के आखिरी उसके ऊपर होगा, लेस देन 1 होगी इलास्टिसिटी की, ठीक है ना जी। अच्छा, अब दूसरा सवाल जो है ना वो क्या है, दूसरा पार्ट उसका वो देखें कि जी व्हाट इज द इनकम इलास्टिसिटी व्हेन पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम दिस 20,000 टू 22,000, बिल्कुल छोटी थोड़ी सी बड़ी है। तो इसका मतलब ये आर के इलास्टिसिटी वाला फार्मूला इसके ऊपर लगेगा, आर के इलास्टिसिटी क्या जी बिल्कुल फ्रैक्शन में बड़ी है। तो क्या होगा, तो ये देखें ये आर के इलास्टिसिटी वाला फार्मूला लग गया। तो इसमें रेशो वही है। तो इसके अंदर जो है ना आप क्या आप ये यहाँ पर जो है ना आई की वैल्यू जो है ना जी 2 दफ़ा निकालेंगे, एक दफ़ा 20,000 के बाद, दूसरा 22,000 के पास। तो क्यू आपके 2 निकला है। तो इसी तरह से आई जो है ना ई आई जो है ना ये आपका हो जाएगा ये वाली और ये वैल्यू, मतलब ना एक दफ़ा इसमें जमा कर दिया, दूसरे में दूसरा जमा कर दिया। तो इस तरह से आपके पास अब इलास्टिसिटी क्या है, सॉरी, तो अब जो है ना इलास्टिसिटी जो है ना ये है, ये अभी भी थोड़ी है, ये देखें ना लेस देन 1 है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रिजल्ट इज दैट ओवर द इनकम ऑफ इतने to इतने ईच 1% इंक्रीज इन काजेज 0.682% इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है ना जी। तो ये समझ आ गई ना आप लोगों को, तो ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप जो है ना इनकम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। अब मैंने शुरू में जब क्लास शुरू की थी तो उस वक्त मैंने बताया था कि जी इनकम जो है ना इंसान की जब बढ़ती है तो इंसान जो है ना वो उसके मुताबिक जो है ना उसका जो है ना जी उसकी वेलफेयर बढ़ती है, उसका मूड बढ़ता है, उसके अंदर वो स्टेटस बढ़ता है। तो इस तरह से वो चीज़ें भी उसी तरह से खरीदनी शुरू कर देता है कि जी पहले वो इन्फीरियर गुड्स खरीद रहा होता है जिसके अंदर इलास्टिसिटी है लेस देन 0, ठीक है ना जी। और अगर वो जो है ना जी लग्जरी गुड खरीदता है तो इलास्टिसिटी मोर देन 0 होगी। इनकम इन इलास्टिक जो है नॉर्मल गुड्स के अंदर क्या है वो 1 और 0 के दरमियान होगी इसकी इलास्टिसिटी, 1 और 0 के दरमियान, ठीक है जी। तो इस तरह से आप देखें कि जी हमारे पास से 3 ग्रुप बन गया कि जी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कि जी बहुत पावर्टी लाइन से नीचे हैं आप, ठीक है ना जी। और अगर आप जो है ना जी एट पार हैं बिल्कुल नॉर्मल, वो उसको कहना है एज ए नेसेसिटी कि जी ये एज ए नेसेसिटी, ठीक है ना जी। यहाँ क्या होगा, ये नीड होगी, यहाँ पर इसमें सिर्फ नीड होगी, ठीक है ना। इधर जो है ना जी ये क्या होगी, डिमांड होगी, वांट होगी इधर। और यहाँ क्या होगी, यहाँ क्या होगी, डिज़ायर होगी, ये डिज़ायर होगी, ठीक है ना। तो इसका वो मैंने पहले दिन आपको बताया था ना कि जी जो है ना जी ज़रूरत, सहूलत, आसाइश, आराइश, नुमाइश। नुमाइश में ये लगे ही आ जाते हैं,
ठीक है ना। आसाइश में ये नेसेसिटी कि जी आप रिलेटेड गुड्स एक की बजाय दो दो चीज़ें खरीद लेते हैं, रिलेटेड गुड्स भी आप पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। और यहाँ पर क्या है, आप ज़रूर की कि आप सर्वाइव करने के लिए, ताकि डेथ से बंदा कोई बच जाए, तो उसने रोटी जो है ना नेसेसरीली, पानी नेसेसरीली पीना है, ठीक है ना जी। आजकल बिजली भी जो है ना इसके अंदर आती है इन्फीरियर गुड्स के अंदर, कि एक गरीब आदमी को भी एक फ्रिज जो है ना वो लाजमी चाहिए होती है, ठीक है ना जी। गरीब आदमी को भी इस्त्री करने होते हैं कपड़े, गरीब आदमी, इसका मतलब ये है कि बिजली जो है आजकल लाइट जो है या ये सुई गैस है, ये बेसिक नेसेसिटीज के अंदर आ गया है। इसी तरह से इंटरनेट भी जो है ना बेसिक नेसेसिटी के अंदर आ गया है, इन्फीरियर्स के अंदर आ गया है, कि जी हर बंदा यूरोप के अंदर हर बंदे का राइट है, इनको कहते हैं सोशल राइट्स, या आप इसको कह रहे हैं बेसिक राइट्स। तो बेसिक राइट्स के अंदर जो है ना आपकी नीड जो है ना वो पूरी होनी चाहिए, एटलीस्ट इंफीरियर गुड्स की या दूसरी। तो इस तरह से आप देखें कि ये आप मान गए जी नॉर्मल गुड्स हैव पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नॉर्मल गुड इनकम इंक्रीजेज, क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज करती है, तो जाहिर है गिरन बढ़ेगी, ठीक है ना जी। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पर कि ग्राफ की सूरत में कैसे वो बिहेवियर उसका होगा, तो आप देखें यहाँ इनकम बढ़ी, डिमांड भी बढ़ गई, ठीक है ना। इनकम कम हुई, डिमांड, ठीक है ना, इनकम बढ़ी, डिमांड कम हो गई, इनकम बढ़ी, डिमांड रिलेटिवली इंक्रीज कर रही है। अच्छा, इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ी, डिमांड जो है ना बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब इसके मुताबिक जो है ना आप देखें कि जी ये नॉर्मल गुड्स, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव, इनकम इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज। इन्फीरियर में क्या है कि जी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव, ठीक है, इनकम इंक्रीज, डिमांड जो है ना वो डिक्रीज हुई। इस तरह लग्जरी गुड के अंदर ये जो है ना फर्ज करना जो है ना जी, देखे ना जी बड़ी गाड़ी कोई लेता है 1600 सीसी या 2000 सीसी 2800 सीसी, इंतहाई चंद लोग होंगे पाकिस्तान के अंदर, चंद लोग होंगे लग्जरी के जी वो जो है ना BMW कार जो है ना वो लेंगे जो, ठीक है ना, या जो लैंड क्रूजर लेंगे, ठीक है ना जी। तो वो लग्जरी गाड़ी जो है ना वो बहुत कम लोग लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि लग्जरी गुड के अंदर जो है ना आपकी इनकम जो है ना वो बहुत वो बढ़ती है इस तरह से कि जी इनकम जो है ना आपकी बड़ी, डिमांड जो है ना आपकी स्लाइटली चेंज हुई। अच्छा, नेसेसरी, आगे इसकी और स्लाइड्स भी हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा, नेसेसरी क्या है, इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड लेस देन 1, डिमांड इंक्रीज स्लोअर देन दी इनकम इंक्रीज, ठीक है ना जी। इस तरह से आप ये देखें इसको, यहाँ आप ऐसे शो कर लें फॉर एग्जांपल कि जी ये 5 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड होगी। हाई, ये उसके मुताबिक देखें ना जी, अगर आप इसको दोबारा ध्यान में रखें, यहाँ पर हाई यूनिटरी, यूनिट के हिसाब से बढ़ती है, लो, जीरो, नेगेटिव, 5 लेवल आ जाएंगे इनकम के इलास्टिसिटी डिमांड के देखें हाई, ए राइज इन इनकम with bigger increase in quantity demanded. Unity, rise in income is proportionate to the income in the quantity demanded. ठीक है ना, increase in the quantity demanded, sorry. Low, a jump in income is less than proportionate than the increase in the quantity demanded. Zero, ठीक है ना जी, quantity bought demanded is same as if its income changes, कि जी कोई खास चेंज नहीं आ रही। नेगेटिव, एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी कम्स विद डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इस तरह से ये मैंने बहुत सारे एंगल के साथ जो है ना आप लोगों को बताने की कोशिश किया। अच्छा, इसी तरह से आप देखें कि ये जो है ना इसको यहाँ पर फिर ग्राफ की सूरत में, वो जो पहले ग्राफ थे ना वो ये वाले, ये मोर और लेस यही हैं कि देखें यहाँ पर इलास्टिक हाई, ठीक है ना जी, इलास्टिक हाई, क्वांटिटी डिमांड जो है ना यूनिट में देखे ना जी, ये क्वांटिटी बढ़ रही है, इनकम जो है ना बिल्कुल जो है ना जी स्लाइडली चेंज हुई है, इलास्टिक हाईली इलास्टिक है। और यहाँ पर यूनिटी इलास्टिक का जी एक चीज़ ये बढ़ रही है, तो ये उसी रेशो के साथ देखे ना 1:1 ये बढ़ रहा है, ठीक है ना जी, ठीक है ना, ये मतलब ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, लो के अंदर क्या है कि जी क्वांटिटी कम होगी, इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना जी, ठीक है ना। इसी तरह से जीरो इलास्टिक मतलब ये है कि बढ़ती है इनकम, क्वांटिटी सेम है, जीरो इलास्टिक क्वांटिटी सेम है। अच्छा, इसी तरह से नेगेटिव इलास्टिक में क्या है, क्वांटिटी ये डिमांड जो है ना ये नेगेटिवली डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, डिमांड डिक्रीज हुई क्वांटिटी बढ़ी। तो इस तरह से जो है ना ये जो है ना इसके 5 रिलेशनशिप जो है ना आप इस तरह से शो कर सकते हैं।
अच्छा, अब यही चीजें जो है ना, अब अगर हमने बयान करनी हो, नैरेटिवली बयान करनी हो, वो हम कैसे बयान करेंगे? थोड़ी सी एग्जांपल दे के मैंने यहाँ पर शुरू किया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी इंफीरियर गुड्स, नेसेसिटी गुड्स या नॉर्मल गुड्स जिनको आप बोलते हैं ना, एंड लग्जरीज फ्रॉम फार्मूला इन इक्वेशन 1.5, ये फार्मूला जो हमने ये किया था, यहाँ मैंने जानबूझ के लिख दिया है। इट इज एविडेंट दैट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी either negative or positive, ठीक है ना जी। A negative elasticity of income indicates that the increase in income leads to the decrease in the quantity of demanded, and the goods and services for which it happen are categorized as inferior good and services। inferior goods कि जी गरीब आदमी है, डिमांड जो है ना उसकी इस हिसाब से बढ़ती है कि जी आपकी बेसिक नीड्स ही पूरी होंगी, तो इसका आप सिर्फ इन्फीरियर गुड्स जो है ना वो यूज करेंगे। इसकी यहाँ पर एग्जांपल जो है ना बुक के अंदर, ये मैंने वही जानबूझ के वही लिखी है कि कोरियन बैकन जो है ना, मैं खुद कोरिया रहा हूँ, तो वहाँ पर जो है ना होटलों के अंदर, घरों के अंदर वो क्या करते हैं कि ये जो गोश्त होता है ना, ज्यादातर पोर्क होता है या डॉग मीट होता है। आप यकीन करें कि वहाँ कोरिया के अंदर आपको, आप जाए ना, कुत्तों की सिरियां, बंदे को घिन आती है वहां पर मार्केट के अंदर जाके देखे ना। एक ईरानी मेरे साथ था, हम ट्रेनिंग पे गए हुए थे, काफी काफी लंबी ट्रेनिंग थी हमारी, तो मार्केट में चले गए, तो डेजॉन सिटी है उनका, काफी बड़ा शहर है उनका वो डेजॉन। अच्छा, वहां हम गए ना, तो मार्केट से गुजरे तो वो कुत्तों की एक गोश्त की दुकान आ गई, तो कुत्तों की सिरियां लटकाई हुई थी, इसके जो है ना पाए लटकाए हुए थे, और देख के परेशान हो गए हम, वो उल्टियां करने लग गया, उसकी वॉमिटिंग शुरू हो गई। अच्छा, वहां पर हलाल चीज ढूंढना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल काम है कोरिया, इसलिए कोरिया में लोग ना ज्यादा जाते नहीं है। हम ट्रेनिंग पे थे। अच्छा, तो उसमें जो है ना ये जो क्या करते हैं कि गोश्त के लंबे लंबे टुकड़े करके ना बारीक, वो रख लेते हैं। ओवन उन्होंने रखा, तो वो ज्यादातर सोफे नहीं यूज करते कोरियन, पूरे कोरिया के अंदर वो छोटी छोटी तरपाइयां यूज करते हैं और जमीन पे सोते हैं। इतने सिंपल हैं वो कोरियन। कोई सोफा हमने ना बड़े बड़े होटलों के अंदर भी सोफा नहीं देखा, डाइनिंग टेबल बड़े बड़े होटलों के अंदर हमने नहीं देखी। वो इस तरह की तपाइयां सी होती हैं, ठीक है ना जी। नीचे उनके वो बर्नर लगा होता है सुई गैस का, तो ये पीसेज उसके काट के जो है ना वो रख लेते हैं, साथ में ऑयल रखा होता है, वो पीसेज जो है ना उसके ऊपर रखते जाते हैं, ऑयल लगाते जाते हैं, और उसको जो है ना वो वहाँ पर जो है ना वो फ्राई करते जाते हैं और साथ साथ खाते जाते हैं। मतलब ना इंस्टेंटली, इधर वो पकाया इधर खा लिया, बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना। अगर आप बैकन गूगल पे जाए ना जी, वो आपको इस तरह का गोश्त वो आपको मिलेगा, बैकन, कोरियन बैकन। अगर आप देखें यहाँ पर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कोरियन बैकन जो है, तो वो इसका मतलब जहाँ जैसे अब जो है ना जी आजकल पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो चिकन जो है ना, जैसे मेरा देखे ना कोरियन बैकन इस तरह से, ये वाला कि ये आप इस तरह से वो पीसेज जो है ना उसके रखे होते हैं उन्होंने, ये वाले, ये देखिए ना इस तरह से, तो ये गर्म करते जाते हैं और ऑयल लगाते जाते हैं और खाते जाते हैं। हमारी दावतें शावतें वो बहुत सारी कंपनियों ने की थी, तो उसमें जो है ना जी वो हमें वो फिर हलाल मीट को कोशिश करके देते थे। अब वो पता नहीं हलाल होता था या नहीं होता था, ठीक है ना। तो इस तरह से ये उनके यहाँ बड़ी ना वो सिंपल डिश जो है ना समझी जाती है, कोरियन बैकन। सो कोरियन बैकन इज अ फूड which is very popular among low income group as they can afford this cheap food due to their tight budgets, ठीक है ना जी। ये आ जाएंगे inferior goods के अंदर, ठीक है ना, inferior goods के अंदर। अच्छा, however as their income increases perhaps they will stop consuming it and shift to chicken stew। चिकन स्टीव क्या है वो, ये जिस तरह से हमारे चिकन कढ़ाई होती है, चिकन स्टीव जिस तरह से हमारे यहाँ कढ़ाई वाला ये होता है, देखना ये चिकन स्टीव भी हम देख लें, चिकन चिकन स्टीव, चिकन स्टीव, चिकन स्टीव भी कोई इसी तरह से होगा। चिकन स्टीव चिकन का गोश्त जो है ना वो चिकन स्टीव, स्टीव क्या है ना, सॉरी ये चिकन स्टीव होना चाहिए, चिकन स्टीव, चिकन स्टीव है, सॉरी चिकन स्टीव।
ये इस तरह का गोश्त होगा। ये उन्हें मतलब जिस तरह से हमारे यहाँ कढ़ाई है वो बिल्कुल इसी तरह से ये उनका लग्जरी गुड्स के अंदर आ जाता है, या जो है ना जी इनकम जब बढ़ती है तो वो इसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना जी। तो इस तरह रिलेटिवली मतलब ना स्लाइट चेंजेस उसके अंदर आती है। अच्छा, 10 इंक्रीज इन इनकम काजेज द डिक्रीज इन डिमांड फॉर कोरियन बैकन, ठीक है ना, विच बिकम्स एन इंफीरियर गुड्स। Goods and services for which E1 is positive are classified as normal goods, कि जी ये normal goods हैं, ठीक है ना। Depending upon magnitude of E1 EI, normal goods and services can further be divided into necessities and legacy। ये जो मैंने आपको बताया ना आसाइश जरूरत सहूलत यहाँ पर वो आ जाती हैं, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि इफ 0 और 1 के दरमियान है ये आई, द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज पॉजिटिव but less than or equal to percentage in change in income. Such goods and services are categorized as necessities, and for these goods and services, demand is relatively unaffected by change in supply। मतलब अगर वो थोड़ी चेंज कम हो, अच्छा, bread is a good example of a necessity goods as it is a basic food which everybody eats। ये जो है ना ये नॉर्मल गुड्स के अंदर आता है, बेसिक नेसेसिटीज के अंदर आ जाता है, ठीक है ना जी। अच्छा, एज द इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीजेस दे विल कंज्यूम मोर ब्रेड, ठीक है ना, बट इन इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ ब्रेड इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू द इंक्रीज इन इनकम। तो वो नेसेसिटीज गुड तो वो नॉर्मल बढ़ेंगी कि देखें ना जी, अगर गंदम की कीमत जो है ना तकरीबन सेम ही रहती है, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है उसके अंदर, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। उसके अंदर अगर बढ़ती भी है ना तो गवर्नमेंट जो है ना उसको उसके अंदर सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब है गवर्नमेंट जो है ना कुछ परसेंटेज पब्लिक को अपनी तरफ से वो पे कर रही होती है उसके रेट्स के अंदर। जिस तरह से अभी मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ कि मेट्रो का किराया वैसे तो बनता है 150-200, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना सब्सिडाइज करके उसको 20 रुपए का रखा हुआ है कि ना बेसिक नेसेसिटीज जो 20 रुपीज है वो मेट्रो जो है ना वो पब्लिक से वो लेता है। अदरवाइज बाकी जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा है, वो एक्सपेंडिचर जो है ना गवर्नमेंट भी करती है। इसी तरह ऑरेंज ट्रेन के अंदर भी इसी तरह से है, आपने सुना होगा इस तरह से, ठीक है ना जी। और फिर जो जो सब्सिडी होती है ना, गवर्नमेंट जो है ना वो नई गवर्नमेंट आती है वो बाद का सब्सिडी खत्म कर देती है, बाद का वो मेंटेन रखती है। तो वो पॉपुलैरिटी लेवल जो है ना मैयर हो रहा होता है। जब सब्सिडी जो होती है गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है तो वो गवर्नमेंट का जो है ना पॉजिटिव इमेज जो है ना वो उसको उसका इंप्रूव हो रहा है। सब्सिडी जब देते हैं आप सब्सिडाइज कर रहे होते हैं, सब्सिडाइज रेट्स। ये जो यूटिलिटी स्टोर्स जो होते हैं इसके ऊपर सब्सिडाइज रेट्स जो है ना वो दिए जा रहे होते हैं, ठीक है ना जी। क्योंकि आप नॉर्मल गुड या नेसेसिटीज गुड आप देखेंगे कि अगर आप चले जाएं ना जी ये यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, वो आपको एक खास मिकदार से ज्यादा चीनी नहीं देते। फिर एक खास मिकदार जब आप 4-1 हज़ार का सामान खरीदेंगे तो फिर आपको चीनी के 2 बंडल वो देंगे, अदरवाइज वो एक देंगे, ठीक है ना। तो ये आप तजर्बा करके देख लो। तो इसका मतलब ये है कि नेसेसिटीज गुड्स जो है ना इसके अंदर यूटिलिटी स्टोर के अंदर रखा जाता है, जिस वो चीजें जो जिंदगी की जो है ना जी गाड़ी को चला सकें वो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर पड़ी होती हैं, ना इन्फीरियर होती हैं ना सुपीरियर होती हैं, ठीक है ना, नॉर्मल गुड्स होते हैं वो, ठीक है ना। अगर आप तजर्बा करके देख लें, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट जो है ना वो सब्सिडाइज कर रही होती है, पब्लिक को अवाम को सहूलत दे रही होती है। ये लंगर खाने जिस तरह से हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना जी, इस तरह से बेसिक नेसेसिटीज पूरी होती है। अच्छा, उसके मुकाबले में क्या है कि अगर इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विस फॉर विच दिस ई आई इज ग्रेटर देन आर क्लासिफाइड एज लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड इज प्रोपोर्शनली ग्रेटर देन द चेंज इन इनकम, ठीक है ना जी। कि जी वो बहुत ज्यादा कोई अमीर कबीर जो है ना जिनकी आमदनी जो है ना वो प्रोफेशनली बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है, वो जो है ना इसको लग्जरी गुड्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ ई आई इज 3, a 1% increase in would cause 3% increase in demand, कि जी अगर थोड़ी भी करें तो ज्यादा डिमांड जो है ना वो बढ़ जाएगी। अच्छा, एन एक्सपेंसिव कार सच एज BMW, ये BMW है, इज एन एग्जांपल ऑफ लग्जरी गुड्स। A rich person has more disposable income and only he or she can afford to buy luxury goods। कि जी डिस्पोजेबल क्या देखे ना जी, देखे ना जी एक एमएनए है उसको कहीं से पैसे मिल गए, ग्रांट मिल गई, ठीक है ना जी। तो वो जो है ना जी गवर्नमेंट उनको पे कर रही होती है। वैसे अगर आप देखें ना एक महीने की सैलरी जो है ना वो एक सेनेटर की सैलरी जो है ना 1.5 लाख होती है,
लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ, अपर क्लास ने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे किया हुआ है कि जनाब वहाँ जो कैफेटेरिया है ना, वो रोटी जहाँ, या अगर बाहर जो है ना 50 पैसे अगर मिलती है ना जी, 50 रुपए की कोई चाय मिलती है बाहर बाहर फॉर एग्जाम्पल, वहाँ आपको 5 रुपए की मिलेगी। आम देख लें, इसलिए लोग वो परेशान होते रहते हैं, देखते रहते हैं, तनकीद करते रहते हैं। इसी तरह से इनको एयर टिकट मिलते हैं आने जाने के, साल में इतने टोकन टिकट मिल गए, फिर इनको जनाब ना पीएन मिलता है, इनको सर्विस मिलती है, इनको ड्राइवर मिलते हैं, इसको पता नहीं क्या कुछ होता है, लाखों के अंदर जो है ना इनकम जो है ना इनकी हो जाती है। हालांकि क्या है, तनख्वाह इनकी 1.5 लाख है, जो कि आम एक प्रोफेसर की तनख्वाह के बराबर है। लेकिन वो जो है ना उनका स्टेटस ये है कि वो लग्जरी गाड़ियां जो है ना लेके फिर रहे होते हैं, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि डिस्पोजेबल इनकम जो है ना उनकी ज्यादा होती है, ये वाली डिस्पोजेबल इनकम, रूटीन इनकम से ज्यादा इनकम होती है 5 साल के दौरान जो इनका टेन्योर होता है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब यहाँ पर और हम थोड़ा सा ये एग्जांपल देते हैं कि डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, गुड्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड inferior goods and normal goods. Normal goods have positive income elasticity of demand. As income rises, more goods are demanded at each level. Inferior good, ये आप पढ़ लीजिएगा, बड़ा ही आसान है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने जानबूझ के ताकि आप एग्जांपल जो है ना वो आप समझ लें। तो इस तरह से ये अगर आप ग्राफिकली शो करें तो ये जो है ना जी, ये जो है ना आपकी ये लग्जरी आ जाती है, ये नॉर्मल गुड्स आ जाती हैं, और ये इन्फीरियर गुड्स में आ जाती हैं। ये ग्राफ अगर आप इसका इसके साथ शो करते हैं, ये ग्राफ जो है ना इसलिए करते हैं ताकि आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अगर पढ़े लिखों के लिए अगर सिर्फ ये ग्राफ दिखा दिया जाए तो वो समझ आ जाती है कि जी इंजीनियर को इसकी खास तौर पर प्रैक्टिस कराई जाती है कि ग्राफिकली जो आपने विद इन फ्यू सेकंड जो है ना आपको पता चल जाएगा कि जी इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा इस हिसाब से भी देख लें कि जी इंक्रीज इन इनकम के फॉल इन डिमांड, ये आप देख लीजिएगा, ये सिंपल है, ठीक है ना जी। इसी तरह से ये कैटेगराइज कर दिया है, नॉर्मल गुड्स, ठीक है ना जी, नॉर्मल लग्जरी, नॉर्मल लोग इंफीरियर। तो ये जो है ना इसकी एग्जांपल मैंने दे दी है थोड़ी सी कि जी टिन मीट है, फलाना है, माजरेन है, फलानी है, ये वो। यहाँ मैंने चीज़ें दे दी हैं, यहाँ पर देख लिया कि जी लग्जरी गुड है, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी, ये कौन कौन बिजनेस है, फलाना है, ये एग्जांपल मैंने लिख के दे दी हैं, ठीक है ना जी, इसी तरह से। अच्छा, इसी तरह से अब आगे हम चलते हैं जी, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, ठीक है ना जी। पहले हमने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ी, फिर हमने इनकम इलास्टिसिटी पढ़ी, अब हमने क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़नी है। अब क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या आ जाता है, क्रॉस में ये हो जाता है कि फॉर एग्जांपल आप जो है ना जी घर के अंदर आपने चाय की पत्ती रखी है, दूध रखा हुआ है, ठीक है ना जी, लेकिन साथ ही आपने क्या रखा हुआ है कि आपने कॉफी रखी हुई है, काफी मेट रखा हुआ है, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि आप रिलेटेड गुड्स जो है ना वो ज्यादा रखते हैं घर के अंदर, रिलेटेड गुड्स, ठीक है ना जी। तो आपने आपके घर में रोटी भी है, साथ में आपने ब्रेड भी रखी है, साथ में आपने चावल भी रखे हुए, चावल भी रखे हुए हैं। तो इसका मतलब रिलेटेड गुड्स जो है ना वो आपके होते हैं कि जी अगर एक चीज की प्राइस जो है ना वो बढ़ती है रिलेटिवली, दूसरी चीज की प्राइस जो है ना उसको कंपनसेट कर देती है, ठीक है ना, वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर देती है, कॉम्प्लीमेंट गुड्स, रिलेटेड गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है ना वो इनको इनका नाम दिया जाता है। मेरी बातें आप बेटा फॉलो कर रहे हैं? मेरी मेरी बातों को आप रोल नंबर 13 बताइए, आपको समझ आ रही है बेटा? 13? जी सर, जी सर। अच्छा, 27? जी सर, 20? अच्छा, मतलब ये ना होना कि मैं बताता रहा हूँ और आप लोग है ना उसको, ये मेरी इको नजर आनी चाहिए, एक मिनट। अच्छा जी, अब हम दोबारा से इसके ऊपर चलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी के ऊपर। डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट आल्सो अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। अच्छा, मैं यहाँ रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैं बता दूंगा आपको, पहले थोड़ा सा रिलेटेड प्रोडक्ट्स क्या हैं। मसलन देखे ना, ये इसके अंदर आ गया कि सब्स्टिट्यूट, कंप्लीमेंट, अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना जी। तो इसमें एग्जांपल में मैं जाता हूँ, पहले आप देखें ना, एक एग्जांपल यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देखें कि ये आपने चिप्स रखी हुई है ना, तो साथ में केचप रखी हुई है, चिप्स है ना, साथ में केचप। चिप्स आप अकेले भी खा सकते हैं,
लेकिन केचप के साथ खाएंगे तो क्या होगा, आपकी वो टेस्ट बढ़ जाएगा, टेस्ट के ऊपर, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि ये चिप्स की ये डिमांड है, ठीक है ना जी, और रिलेटेड गुड्स की ये डिमांड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इसकी डिमांड बढ़ती है तो इसकी भी बढ़ेगी, या अगर ये या ज़्यादा ज़रूरी है, चिप्स ज़्यादा ज़रूरी है ना, इसकी डिमांड बढ़ी ना, तो ये चिप्स केचप की डिमांड जो है ना ऑटोमेटिकली जो बढ़ जाएगी। तो इनका मतलब ये है कि एक की डिमांड बढ़ती है ना तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली रिलेटेड गुड्स की या कॉम्प्लीमेंट्री गुड की, ठीक है ना। लोग चावल खाते हैं तो गंदम भी खाते हैं, तो अगर अगर गंदम की कीमत थोड़ी बहुत चेंज हो रही है तो राइस की भी होगी, उसी तरह से उनकी कीमतों के अंदर फर्क आएगा। उसकी वजह यह है कि देखें ना, राइस शादियों के ऊपर तो राइस ही पकते हैं, रोटी कम होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये रिलेटेड गुड्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है ना जी। तो उसके अंदर जो है ना सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट कम्प्लीमेंट्री, देखे ना, मसलन ये कोक है, कोक के साथ रिलेटेड गुड्स जो है ना, क्या सब्स्टिट्यूट, क्या ये पेप्सी है, ठीक है ना। इसी तरह से इसके अंदर क्या है, ये पीनट बटर है, यहाँ जैम है, तो बटर जैम, तो इसका मतलब ये रिलेटेड गुड्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जी। देखिए डबल रोटी पे चाहे बटर लगा लें चाहे आप जैम लगा लें, तो ठीक है ना जी। तो इसी तरह से ये देख लें कि जी पीनट बटर, और यहाँ पर जो है ना ये कंजम्पशन जो है ना सब्स्टिट्यूट की इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से ये कोई और है। अच्छा, अब हम दोबारा से यहाँ आते हैं इसके ऊपर, क्रॉस इलास्टिसिटी के ऊपर यहाँ थे हम। तो इसका जो है ना फार्मूला उसी तरह से है कि जी द इक्वेशन, अच्छा यहाँ हम दोबारा से इसको हम करते हैं कि द रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज रिफर्ड टू एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस कैन आल्सो बी defined as percentage change in quantity demanded of a goods due to 1% change in price of the same some other related goods, ठीक है ना जी। बहुत कम तब्दीली होगी, ठीक है ना जी। अच्छा, क्योंकि ये देखिए ना जी, अगर आप चिप्स खा रहे हैं तो जो 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 ये केचप है वो कम चंद लोग लेंगे। केचप की भी टाइप्स हैं, केचप की भी टाइप्स हैं, ठीक है ना जी। वो आप अपनी वो स्टेटस के मुताबिक जो है ना केचप जो है ना वो लेने की कोशिश करते हैं, आप उसी तरह से वो लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब रिलेटेड गुड जो है ना वो उसके अंदर स्लाइड चेंज होगा। आप शैम्पू ले लें, ठीक है ना, साबुन की बजाय शैम्पू लेते हैं, शैम्पू 10,000 किस्म के, वो लाखों किस्म के शैम्पू होते हैं, हज़ारों किस्म के शैम्पू होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसी तरह साबुन है, सोप है, और इस तरह की ये रिलेटेड गुड्स में आ जाती हैं सारी चीज़ें। इक्वेशन 1.7 can be used to compute cross elasticity of demand when there is a very small or no change in price of some other related goods, ठीक है ना। EC is equal to this one, देखिए ना यहाँ पर इस तरह से इसकी आ जाएगी ये फार्मूला, और इसके अंदर वही चीज़ आ जाएगी, ये फार्मूला इसका जो है ना जी, एक मतलब x1 की रेट x2 और x1 का डिफरेंस उसी तरह से है ना कि जी रिलेटेड गुड 1 और 2 इनकी जो प्राइस है, इस तरह से इनकी क्वांटिटी है, और ये फार्मूला उसी तरह से है, सिर्फ रिलेटेड गुड्स की सूरत में जो है ना आ जाता है। तो ये दो एग्जांपल जो है ना आपने 1.2 और 3 जो है ना बेटा आपने खुद करनी है यहाँ पर, ना यहाँ पर ये एग्जांपल, ये जो है ना आप खुद, ये तो हमने कर लिया ना एक ये वाली। तो इन्फीरियर गुड्स जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, इन्फीरियर इलास्टिक डिसीजन मेकिंग मैंने नहीं लिखा, आपने ये पढ़ लेना है कि जी डिसीजन कैसे करता है कंज्यूमर, ठीक है ना जी। ये थोड़ा सा क्रॉस इलास्टिसिटी हम पढ़ रहे हैं ये वाला, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है ना मैं वो कुछ नेट से चीज़ें डाउन, ये मैंने वो लिखी हुई है ये फार्मूला, ठीक है ना। कुछ चीज़ें वहाँ से मैं और ज़्यादा ले लेता हूँ। ये 1.2 आपने लेनी है एग्जाम्पल, ठीक है ना जी। और इसी तरह से सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट जो है ना ये अभी हम देख रहे हैं, ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये वाली, ठीक है ना। और क्रॉस इलास्टिक डिसीजन मेकिंग ये आपने खुद से पढ़ लेना है थोड़ा सा ज़्यादा, हम वो अब ज़्यादा हमने आगे भी बढ़ना है थोड़ा सा। ये 1.3 एग्जाम्पल जो है ना ये आपने खुद से करनी है, ये वाली ये खुद से आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना जी। ये सप्लाई को आज हम कोशिश करेंगे टच करें अगर हमें टाइम मिल गया तो। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जी ये, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जी ये इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर हमने क्या करना है, ये गुड्स रिलेटेड गुड्स की टाइप पढ़नी है,
ठीक है ना जी। द स्टैंड वो कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्गर द रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रोडक्ट्स द हायर इज द कोफिशिएंट ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। कि जी आप है ना देखे ना, आप खाना खाने जाते हैं तो वो कहता है अच्छा जी आपको जो है ना ड्रिंक में क्या चाहिए, आप कहते हैं अच्छा जी मुझे जो है ना फ्रेश लेमन ला दें, मुझे कोक ला दें, मुझे पेप्सी ला दें, मुझे टीम ला दें, मुझे माउंटेन ड्यू लें। ये सारे सब्सिट्यूट गुड्स में आती हैं सारी। क्लोज सब्सिट्यूट हैव स्ट्रॉन्गर positive cross price elasticity of demand, that is small change in a relative price causes a big switch in consumer demand। कि जी वो देखे ना जी, वो होटल में जाएंगे तो आपका मूड सही होता है, आप कहते हैं यार फ्रेश लेमन मुझे चाहिए, या एटलीस्ट मुझे वो स्टिंग चाहिए जो पी के जो है ना वो जिसके अंदर करंट आ जाता है, आप पीते हैं तो करंट आ जाता है, ठीक है ना जी, और पता नहीं कौन सी होती है। तो मतलब ना वो टेस्ट के मुताबिक जी, आप टीनेजर हैं तो आप वो पसंद करेंगे, पेप्सी कोक पसंद करेंगे अगर आप ज़्यादा एज के हैं, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है ना, एज ग्रुप भी इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, कम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे होते हैं। when there is a strong complementary relationship the cross elasticity will be highly negative, ठीक है ना जी। अच्छा, an example might be games, console and software games, कि जी आप सॉफ्टवेयर गेम करेंगे या आप पबजी खेलेंगे या कौन सी खेलेंगे, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स में क्या आता है, हैव जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन टैक्सी फेयर ऑन मार्केट डिमांड और चीज, कि जी वो इसके अंदर अनरिलेटेड गुड्स के अंदर है, क्योंकि एक तल्लक उसके साथ नहीं है। तो अब क्या है, मसलन कम्प्लीमेंट में क्या आ जाते हैं, देखिए ना, इंक पेन है, बॉल है, बैट है, इसके अंदर कार है, इसके अंदर पेट्रोल है, हैम है, एग है, ठीक है ना जी, हैमबर्गर जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक ही डिमांड दूसरी डिमांड के साथ जो है ना कोइंसाइड कर रही है। प्राइस क्या है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है, पेन जो है ना वो बढ़ रही है, तो ठीक है ना जी, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से इनके रिलेशनशिप जो है ना वो डिपेंड करते हैं कि व्हेन टू गुड्स आर कंप्लीमेंट्री द प्राइस ऑफ वन एंड डिमांड फॉर अनदर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है ना जी। कि ना प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड जो है ना ये कम हो रही है। इसी तरह से ये हमने देख ली, इस तरह से ये जो है ना पेप्सी कोक की एग्जांपल मैंने वो आपको बता दी, ठीक है ना जी। तो ये रिलेटेड सब्सिट्यूट गुड जो है ना ये आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं ज़्यादा इसके अंदर जो है ना चीज़ें इसलिए रख देता हूँ ताकि आप लोग जो है ना वो उसको प्रॉपरली समझ जाएं, प्रॉपरली आपको कॉन्सेप्ट जो है ना पता चल जाए। आप अदरवाइज वो लेक्चर थोड़ा ही होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके अंदर 2-4 स्लाइड ऐसी रख दूं कि आपका इंटरेस्ट जो है ना उसके अंदर डेवलप हो जाए, अदरवाइज वो बड़ा लेक्चर नहीं होता, टॉपिक 1-2 ही होते हैं, ठीक है ना जी। अब हम जो है ना थोड़ा शिफ्ट करते हैं सप्लाई की तरफ, कि डिमांड ख़त्म करके, डिमांड जो है ना जी आप उसको प्राइस के साथ देख रहे थे, उसको जो है ना जी आप देख रहे थे इनकम के साथ देख रहे थे, ठीक है ना जी। तो अब हमने डिमांड जब बढ़ती है, हम पैसे की बजाय हम देखते हैं सप्लाई मार्केट के अंदर क्या होती है, ठीक है ना जी। कि जी कंज्यूमर जब टच करता है मार्केट को, तो जो सप्लायर होते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, जो बड़े बड़े एंटरप्राइजेज होते हैं, वो मार्केट के अंदर जो है ना सप्लाई किस हिसाब से जो है ना वहाँ वो प्रोवाइड करते हैं, वो देख रहे होते हैं, मार्केट का ट्रेंड वो देख रहे होते हैं। वो बाहर फैक्ट्रियाँ जो लगी होती हैं ना, थोक जिसको आप कहते हैं, थोक वाले, थोक माल जो होता है, थोक का मतलब ये होता है कि वो प्राइस जो है ना उनकी सेम होती है, सेम तकरीबन होती है, क्योंकि बल्क के अंदर माल जो है ना उन्होंने देना होता है, बल्क के अंदर, ठीक है ना जी। तो वो थोक के हिसाब से कहते हैं। लेकिन जो परचून होता है, जिसको आप रिटेलर कहते हैं, रिटेलर जो है ना वो स्लाइड चेंज के साथ वो माल देते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचता है, मतलब ना कंज्यूमर एंड तक वो पहुंचता है, ठीक है ना जी। तो वो रिटेलर होते हैं, ठीक है ना, या मिडल मैन होते हैं। ये रिटेलर जो होते हैं ना मिडल मैन होते हैं, ठीक है। जिस तरह से आजकल जो है ना जी ये ऑनलाइन शॉपिंग है, दराज शराज ये वो इस तरह की चली हुई है आजकल, तो वो जो है मिडल मैन है, ये रिटेलर हैं, या ये जो है ना ये सप्लायर हैं, ठीक है ना जी। पीछे जो है ना मार्केट को कंट्रोल कोई और कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब सप्लाई जो है ना ये बहुत बड़ी ये लाइफ लाइन है मार्केट के अंदर। तो मीनिंग इसका देखें कि जी द थ्योरी ऑफ सप्लाई इज मच नेसेसरी एज थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर एनालिसिस ऑफ द प्राइस। सप्लाई मीन्स द अमाउंट अफेक्टेड फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मैंने आपको बताया था कि जी सप्लाई, डिमांड और पीरियड, ये तीन चीज़ें जो है ना ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती हैं।
सीजन के हिसाब से कह लें या गर्मियों सर्दियों के हिसाब से कह लें, ठीक है ना, नाइट और डे के हिसाब से कह लें, ठीक है ना। अच्छा, डेफिनेशन इन द वर्ड ऑफ थॉमस, द सप्लाई ऑफ गुड्स इज द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन अ गिवन मार्केट एट अ गिवन टाइम एट वेरियस प्राइसेस, ठीक है ना जी। कोई जो प्राइसेस वो डिफाइन करता है कि सप्लायर जो होता है ना वो डिफाइन करता है कि जी अच्छा इसका रेट ये होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपके अंदर इस ना इसके अंदर वो उसी तरह से डिमांड के जो फैक्टर थे ये सप्लाई के फैक्टर भी हो गए। ये सप्लाई के फैक्टर जो है ना ये वाले हैं, आप देखें, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ दिस वन, ठीक है ना जी। कि जी आपके ये क्या है, क्या कि जी के गुड्स की सप्लाई का क्या है, इसके ऊपर कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये PX प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स, ठीक है ना जी, प्राइस टेक्निकल नो हाउ, नंबर ऑफ सप्लायर्स या सप्लाईज, टाइम पीरियड, एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, ठीक है ना जी, गवर्नमेंट पॉलिसी। बाद का देखे ना आपको कस्टमर जब आपको आप जाते हैं ना कोई चीज़ लेने के लिए, वो कहते हैं अच्छा यार आप कल आ जाएं, वो आपको वो जो है ना अच्छा गाहक बनाने के लिए आपको टेम्पटेशन देता है कि अच्छा जी मैं इससे अच्छा माल कल आ जाएगा, आप आ जाएं, कल आ जाएं। तो इसका मतलब ये है कि वो मार्केट के अंदर आप वो क्या कर रहा होता है जो है ना कल के दिन के लिए जो है ना वो आपकी जो है ना वो सप्लाई जो है ना उसको डिफाइन करना चाह रहा होता है। अच्छा जी कल देना। इसी तरह से ये उधार वाला जो खाता होता है ना, इसी तरह से सप्लायर का ये भी मार्केट के अंदर अपनी वर्थ कायम रखने के लिए होता है कि जी आप अपना माल जो है ना बेतहाशा फेंक देते हैं, फिर वो पैसे जो है ना आप लेते रहते हैं, सप्लायर जो होते हैं इस तरह से। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो जिनमें से ये भी एक ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि आप मार्केट के अंदर जो है ना पैसा फेंक दिया आपने, पैसा आपका पड़ा है, ठीक है ना। बिजनेसमैन का पैसा जो है ना लोग करोड़ों की सूरत में मार्केट के अंदर पड़ा होता है, कोई किसी के पास है, कोई किसी के पास होता है, ठीक है ना जी। लेकिन उनको परवाह नहीं होती, वो फिर उसी हिसाब से वो जो है ना उस कैश फ्लो जो है ना वो उनके आते रहते हैं, कभी कोई पैसे वापस आ गए, कभी कोई मुनाफा लग के वापस आ गया, इस तरह से। तो उनको फिर जो है ना वो मुनाफा भी उसी तरह से मिलता है, ठीक है ना। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, ठीक है ना, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट का वो फार्मूला जो है ना वो यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर जो है ना ये जो मैंने यहाँ पर ये जो फार्मूला लिखा है तो उस हिसाब से वो चीज़ें जो है ना यहाँ डिफाइन की हुई हैं। प्राइस कि प्राइस ये है, फर्क ये वाली है ना, ये प्राइस। The supply of a commodity depends upon the price of that commodity. Price of that commodity. Other things being, ये दोबारा से मुझे बताइए का ये हमने क्या किया था, ये इसका फार्मूला क्या था, क्या नाम था इसका, जो लैटिन नेम था, काइंडली कोई बताए मुझे, कोई बताए। अदर्स फैक्टर्स सेम, प्रोबियस क्या था, Citrus. सिट्रस प्रोबियस, Yes, sir. सिट्रस प्रोबियस, सेट्रस प्रोबियस या तरह से। अच्छा जी, sellers of a commodity are normally willing to sell more if its price is higher than if it is low। क्या वो देखते हैं कि बाद का ना प्राइस की कमोडिटी वो कहते हैं सस्ता रहे बार बार, महंगा रहे एक बार, ठीक है ना। या आप जब बाजार जाते हैं ना, अगर आप सस्ता माल तो आप साइकोलॉजिकली जो है ना आप बेटर फील नहीं कर रहे होते कि यार माल उसने कोई दिया ही नहीं है। लेकिन अगर वो वही चीज़ वो ज़्यादा पैसों में बेचता है तो आपको सेटिस्फैक्शन होती है, यार बड़ा ब्रांडेड है, हालांकि माल उसने दुकानदार ने आपके साथ ज्यादती की होती है, ठीक है। तो वो इसका मतलब ये है कि सेल मोर हायर देन लो। तो इस तरह से वो कमोडिटी जो है ना वो आपको बाज़ का प्राइस जो है ना वो बड़ा रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है ना जी। तो डिपेंड कर रहा है। अच्छा, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स कि वो देखता है कि यार ये जो है ना चीज़, ये जूता अगर सही नहीं है तो वो दूसरा जूता है जो ना वो ले लूँ, सब्स्टिट्यूट ले लूँ, वाटा का नहीं है सर्विस का ले लें, सर्विस का नहीं है अनब्रांडेड ले लें, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना आजकल ख़वातीन में एक आता है ब्रांड है, कौन सा है वो, जूतों की दुकानें हैं घरों में, अक्सर ये होता है कि अच्छा जी वहाँ से जूता लेके आए हैं। वो कौन सी दुकान है बेटा, वो कौन सी वो कंपनी है, स्टाइलो, ठीक है ना जी। वो अमूमन शादियों पे वो गया था यार जूता, हमने ना जूते जो है ना स्टाइलो से जाके लेने हैं, स्टाइलो एक ब्रांड उन्होंने बना दिया है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर ब्रांड है अल जन्नत गारमेंट, पहचान गारमेंट, पहचान कि जी हमने पहचान से नीचे जो है ना कहीं नहीं रुकना,
पहचान माल जो है ना वो। तो इस तरह से वो जो है ना रिलेटेड गुड्स जो है ना उनके यहाँ वो प्रवृत्ति पड़ी होती है कि जी ये इधर से उधर, इधर से उधर। अच्छा, प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स, कि देखे ना जी अगर चमड़ा महंगा हो गया है, ठीक है ना जी, तो जूते महंगे हो जाएंगे, ठीक है ना जी, जूते महंगे हो जाएंगे, उसके प्रोडक्ट जो है ना जिससे वो बनता है, ठीक है ना जी, तो इसका मतलब ये होगा, तो ठीक है ना। अच्छा, रॉ मटेरियल जो है ना वो अगर महंगा हो गया तो प्रोडक्ट जो है ना उसी तरह से वो जिससे चीज़ वो बनती है वो महंगा हो गया तो ज़ाहिर है उसके ऊपर इफेक्ट वो पड़ता है उसका, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ये भी आपको पता है, ठीक है ना जी। इसी तरह नंबर ऑफ सेलर बढ़ जाएं, प्राइस एक्सपेक्टेशन जो है ना वो बढ़ जाए, ईद के ऊपर जो है ना मतलब ना बाज़ का ईद के ऊपर वही चीज़ है ना आपको डबल प्राइस पे मिल रही होती है, ठीक है ना जी ये। अच्छा, इसी तरह से जो है ना रमज़ान शरीफ से पहले वो फियर जनरेट हो जाता है, अच्छा जी खजूरें महंगी हो जाएंगी, ठीक है, फलानी शय महंगी हो जाएगी, फॉरन फ्रूट महंगा हो जाएगा, लेकर रख लो, तो पैनिक क्रिएट कर देते हैं आप, ठीक है ना जी। तो वो प्राइस एक्सपेक्टेशन जो है ना वो हो जाती है, ठीक है ना जी, फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएंगी रमजान शरीफ में। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर जो है ना वो जो उतार चढ़ाव आता है उसकी वजह से भी होता है, ठीक है ना जी। अच्छा, इसी तरह से ये तो हो गया यहाँ पर। अच्छा, लॉ ऑफ सप्लाई, जब लॉ ऑफ डिमांड था, जैसे लॉ ऑफ सप्लाई जो है ना वो कैसे होगा, तो ये फोर्सेस इफेक्ट करने के बाद, तो लॉ ऑफ सप्लाई वही है कि डिमांड और सप्लाई का जो है ना रिलेशनशिप है। जिस तरह से अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ वही चीज़ है कि देखें ना जी, यहाँ पर जी प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई जो है ना वो बढ़ेगी, प्राइस सप्लाई बढ़ेगी तो जो है ना डिमांड कम होगी, ठीक है ना, या प्राइस कम होगी। तो ये रिलेशनशिप भी वही है कि ये वाला देखें ना, ये वाला रिलेशन जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना जी, कि जी कि ये जो है सप्लाई बढ़ी है तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होगी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ना ये शॉर्टेज होगी, तो जी सप्लाई भी कम है, डिमांड ज़्यादा है, ठीक है ना, डिमांड यहाँ बढ़ रही है, ठीक है ना जी, सप्लाई कम है, इधर क्या है सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा है, ठीक है ना, ये डिमांड ज़्यादा है। डिमांड जो है ना हमेशा ये नेगेटिव इनवर्स जो है ना वो बढ़ती है, नेगेटिव जो है ना ये इस तरह से नेगेटिवली, नेगेटिव क्या होती है, नेगेटिव इनवर्स क्या कहते हैं इसको, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल रेट के साथ जो है ना डिमांड बढ़ती है, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल के साथ सप्लाई जो है वो बढ़ रही है, ठीक है ना जी, सप्लाई उस हिसाब से बढ़ती है। तो इसका मतलब ये है, अच्छा ये प्राइस जो है ना ये इस तरह से बढ़ती है कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी वो माल ज़्यादा जो है ना वो इस तरह से वो बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी। तो ये डिफरेंट रिलेशनशिप हैं जो मार्केट जो है ना उसके अंदर जो डिफाइन हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ सप्लाई जो है क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक हो गया, रिवर्स ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अच्छा, द लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई। इन अदर वर्ड्स, द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर्स थिंग्स बीइंग इक्वल, ये देखें ना हर जगह यही आप कर रहे होते हैं, ठीक है, सेट्रस पैराबिस पता नहीं क्या है वो, ठीक है ना जी। व्हेन प्राइस अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई एक्सटेंड्स एंड व्हेन प्राइस फॉल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना जी। तो ये वही असूल है जो डिमांड का है उसी तरह से। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ लॉ सप्लाई क्या है, अकॉर्डिंग टू डूले दी लॉ, डूले कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको ये भूल जाए ना तो कोई परेशानी नहीं सिंपल डेफिनेशन लिख दें। The law of supply states that other things being equal, the higher the price, the greater the quantity supplied, or lower the price, the smaller the quantity supplied. तो इस तरह से आपके पास ये लॉ आ जाएगा। तो आप इसका मतलब ये प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी इंक्रीज करो, प्राइस करेंगे डिक्रीज करेंगे ये प्राइस, तो इस तरह से आपके पास जो है ना ये इसकी डेफिनेशन जो है ना वो चल रही होगी। तो इस तरह से ये जो है ना सप्लाई में क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई में रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये जो है ना जी ये वही चीज़ है जो हमने वो की है डिस्कस। अच्छा, इसको शो कैसे करते हैं, तो ग्राफ इसका इस तरह से बनेगा, ठीक है ना जी, वो ग्राफ इस तरह से बनेगा या ऐसे बनेगा सप्लाई कर्व, ठीक है ना, प्राइस का इसके साथ, तो इधर प्राइस है, ये क्वांटिटी है, सप्लाई है, ठीक है ना। A movement along the supply curve is caused solely by a change in price ceteris paribus। अब देखें ना ये देखा
कि अगर आप ये रख लेंगे ना तो इसका मतलब कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। ये देखें ना, यहाँ पर इसने यूज किया है इसका। इधर देखें, राइज इन मार्केट प्राइस काजेज एन एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, प्रोड्यूसर्स आर रिस्पॉन्डिंग टू द प्रॉफिट मोटिव्स। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से यहाँ अब एफिशिएंसी क्या होती है, ये आखिरी टॉपिक है। एफिशिएंसी, टेक्निकल एफिशिएंसी जो आपको पता है कि जो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट ये मल्टीप्लाई बाय 100, ये टेक्निकल एफिशिएंसी आप हर जगह पढ़ते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर जो है ना, बिजनेस के अंदर जो एफिशिएंसी होती है ना, वो ये होती है एफिशिएंसी आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इनटू 100 या इक्वल टू वर्थ ओवर कॉस्ट। वर्थ का मतलब आप पगड़ी छगड़ी या जो भी आपकी वैल्यू है, डिवाइड बाय दिस वन कॉस्ट। ठीक है ना। सो इसका मतलब ये है कि दिस इज मेनली ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस एंड। अच्छा, अब कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, यहाँ इसको सही हम वहाँ वो शो करेंगे यहाँ पर। अच्छा जी, एक ना, दिस सिंपली इज मेन ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल। कि जी ये वर्थ जो है ना, ये फर्ज करें कि जी वो कहता है कि जी आपकी जो गाड़ी है ना जी, उसकी स्पीड क्या मतलब ना, स्पीड के मुताबिक जो है ना जी, कोई गाड़ी जो है ना 10 लीटर पेट्रोल यूज कर रही होती है, कोई 15 लीटर कर रही होती है। ठीक है ना जी। तो उस हिसाब से आप कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग जो है ना वो निकाल रहे होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ जो है ना, ये टेक्निकली की जो करो कि आउटपुट और इनपुट जो है ना, जो आपके पास सॉलिड शेप में निकल रहा होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से इकोनॉमिक एफिशिएंसी थोड़ी सी डिफरेंट है इससे। तो जी इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज रेशियो ऑफ आउटपुट इनपुट। तो अच्छा, अब यहाँ पर दूसरी ये है वर्थ है। तो इसका मतलब ये है कि वर्थ है द एनुअल रेवेन्यू जनरेटेड बाई, ये रेवेन्यू जो है ना, मैंने नेक्स्ट लेक्चर पे डाल दिया, वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वो है, तो इसलिए जो मैंने यहाँ पर नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हम वहाँ पर ये जो है ना, रेवेन्यू जब निकालेंगे ना सप्लाई और इसके अंदर, वो कर्व और तरह से बनेगा। ठीक है ना जी। तो वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए ज़्यादा वो इससे। तो यहाँ पर ये देखें, वर्थ इज एनुअल रेवेन्यू जनरेटेड बाई द वे ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस एंड कॉस्ट इज द टोटल एनुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कैरिंग आउट द बिजनेस। ठीक है ना जी। कि जी आप कैश फ्लो के ऊपर आ जाते हैं कि जी रेवेन्यू और कॉस्ट। रेवेन्यू होता है कि जी आपने जो माल कमा लिया शाम तक, तो उसके अंदर कॉस्ट उसके अंदर शामिल होती है, उसके अंदर प्रॉफिट भी शामिल होता है। रेवेन्यू के अंदर आपका प्रॉफिट शामिल होता है कि जी आपने कितनी बिक्री हो गई आज शाम तक, वो जो बिक्री है ना आपका, वो रेवेन्यू है। अब जब आप कोई हिसाब करेंगे या ऑडिट करेंगे किसी वक्त, तो उस वक्त आप रेवेन्यू में से जब आप प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट निकाल के बाकी जो बचेगा वो आपकी कॉस्ट होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप कहेंगे कि जी ये वर्थ और ये जो है ना ये वाला कॉस्ट, या वर्थ को रेवेन्यू कह रहा है या पता नहीं, देखना पड़ेगा। वर्थ इज एनुअल रेवेन्यू। ठीक है ना। ये इसका मतलब ये है कि टोटल ये हो जाएगा। देखिए ना, हमेशा आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो 200% या तरह से होती है, क्योंकि उसके अंदर उसका इनकम, उसकी इनकम जो है ना, ये प्रॉफिट भी शामिल होता है। तो इस तरह मतलब ये है कि कॉस्ट कम होगी और ये ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है तो 200% होती है, 600% होती है, 500% होती है, इस तरह से अकॉर्डिंग टू द जो है ना बिजनेस आपका जो होगा था। तो अच्छा, इनकम एफिशिएंसी विच इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, ये आपकी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। कैन बी इंक्रीज बाई द वे ऑफ फॉलोइंग वेज, इंक्रीज आउटपुट ऑफ द सेम इनपुट। ठीक है ना जी। डिक्रीज इनपुट फॉर द सेम आउटपुट। ठीक है ना जी। तो कि जी आप जो आपके पास इनपुट है उसको दोबारा, जो मुनाफा आया आपका रेवेन्यू आया उसको दोबारा लगा दें, उसको उसके अंदर दोबारा लगा दें। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि आप कहते हैं कि पैसे से पैसा कमा रहा है, पैसे से पैसा कमा रहा है कि जी 6 महीने में पैसा डबल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो है ना, जो होती है ना इकोनॉमिक एफिशिएंसी, वो आपकी मल्टीप्लाई हो रही होती है। प्रोडक्टिविटी जो है ना आपकी मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो जी पैसे को पैसा कहता है मार्केट के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि कल जो आपने रेवेन्यू कमाया दुकान में, आज उसमें से वो कॉस्ट और प्रॉफिट को अलग नहीं किया, बल्कि उसको सारे को आपने लगा दिया। तो इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी भी उसी हिसाब से आपकी वो बढ़ेगी। ठीक है ना जी। टेक्निकल एफिशिएंसी इस तरह से नहीं होती। ठीक है ना, वो कम होती है, वो 0 और 100 के दरमियान में रहती है, परसेंटेज के हिसाब से कि जी 0 और 100 के दरमियान में रहती है, सॉरी। ठीक है ना जी, अगर परसेंटेज के हिसाब से लाएं, अदरवाइज वो
जो है ना 0 से पॉइंट मतलब 100 के दरमियान जो है ना वो फ्रैक्शन में होती है, और परसेंटेज में वो इस हिसाब से 100 से मल्टीप्लाई कर लें परसेंटेज। लेकिन इसकी जो होती है वो हमेशा 100 से ऊपर ही रहती है कि आप उसमें से रेवेन्यू जो है ना वो नहीं निकाल रहे होते, प्रॉफिट रेवेन्यू इकट्ठा करके उसके ऊपर कर रहे होते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंक्रीज आउटपुट फॉर सेम इनपुट, ठीक है ना जी, डिक्रीज इनपुट फॉर सेम आउटपुट। तो ये इसका मतलब यही है, बाई ए proportionate increase in the output which is more than the proportionate increase in input, by proportionate decrease in input which is more than the proportionate decrease in output, ठीक है ना जी, through simultaneous increase in the output with decrease in the input। तो ये इस तरह से बेटा ये इसका जो इसकी एफिशिएंसी है जो है ना, आपने टेक्निकल एफिशिएंसी से इसको डिफरेंशिएट करना है कि आप सारे का सारा रेवेन्यू जो है ना जो आज कमाया कल उस प्रॉफिट में उसके अंदर लगा देंगे अपने बिजनेस के अंदर, ताकि मेरा बिजनेस और चमके। तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना अकॉर्डिंगली जो है ना वो बढ़ रही होती है, इसको कहेंगे आप इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो आज हम यहीं तक रुकते हैं। ये हमने बेटा इसको कवर किया है, ये वाला यूँ समझने के हमने यहाँ पर ये इस एरिया को कवर किया है हमने, ये वाला ये एरिया लॉ ऑफ सप्लाई, ये ठीक है ना जी, ये इसके अंदर ये चीज़ें कवर की हैं। और ये कवर करने के बाद जो है ना जी हमने यहाँ पर ये चीज़ हमने ना पहले लेक्चर में पढ़ ली थी, इकोनॉमिक डेफिनेशन स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। ये हमने लास्ट में पहले हमने तकरीबन पहले लेक्चर में यही कुछ पढ़ा था, ये वाला, ठीक है ना जी, स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स जो है ना पढ़ा था, ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये एफिशिएंसी हमने अभी पढ़ ली है, ये वाली, ठीक है ना जी। तो हम जो है ना जी आगे जो है ना जी यहाँ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज, ये आप बेटा ये हम थोड़ा सा देख लेंगे। वो आमतौर पे ना ये टर्मिनोलॉजी बहुत पढ़ रहे होते हैं कि जी एफएमसीजी क्या होती है, एफएमसीजी ये जो आप कर रहे होते हैं ना जी, कंज्यूमर गुड्स जो है ना दुकानों पे दे रहे होते हैं, ठीक है ना जी, या आगे पीछे वो बिक रहा होता है कि जी क्लोथ फूड कंज्यूमर जो कंज्यूम हो जाता है, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये फास्ट मूविंग गुड्स इनको कहते हैं, फास्ट मूविंग गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इनको बोलते हैं, ठीक है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, ये जल्दी जो खत्म हो जाते हैं जिनकी वारंटी नहीं होती, ठीक है ना जी, ये गुड्स एफएमसीजी जो है ना ये इसको यूज कर रहे होते हैं, तो इसको कह रहे होते हैं। इस तरह से नेसेसिटी लग्जरी रिलेशन बिटवीन, ये भी आप जो है ना जी वो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ये फार्मूलाज हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे कैसे ये बिहेव कर रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, ठीक है ना, अगले लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक हो गया ये। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना ये रेवेन्यू जो है ना मैंने जानबूझ के छोड़ा, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये देखेंगे, रेवेन्यू का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे, ये हम नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह देखते हैं अगले उसके अंदर, ये एग्जांपल भी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसका ये फिर हम आगे कॉस्ट को टच करेंगे साथ, ठीक है ना, कॉस्ट क्या है। तो अब जो है ना जी मुझे ये बताइए कि हम इस 2-3 दिन के अंदर जो है ना मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और एलएमएस के ऊपर एक असाइनमेंट मैं रख दूंगा। आज मैंने बतानी थी, लेकिन यह है कि वो मैं असाइनमेंट जो है ना वो सीएलओ पीएलओ के मुताबिक बनानी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा टेक्निकली जो है ना इसको बेहतर करके मैं आप असाइनमेंट व्हाट्सएप के ऊपर रख दूंगा एक या 2 दिन के अंदर, ठीक है ना जी। और लेकिन ये है कि नेक्स्ट वीक जो कमिंग वीक में आप मुझे बताएं कि क्विज जो हमने आज तक पढ़ा उसमें न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, उसके अंदर डेफिनेशन भी आ जाएंगी, उसके अंदर कोई ग्राफ एक्सप्लेन करना है वो आ जाएगा, रिलेटेड गोल ये वो फलाना ये वो, ठीक है ना जी। तो मुझे बताएं कि क्विज जो होगा वो मंडे को होगा, ट्यूसडे को होगा या वेडनेसडे को होगा, फर्स्ट क्विज आप जरा मुझे बता दें, ताकि मैं उसी तरह से वो प्रिपेयर करूंगा अपने आप कि जी ट्यूसडे को क्विज देंगे या वेडनेसडे को देंगे आप बेटा फर्स्ट क्विज जो होगा आपका। हेलो, वेडनेसडे को रखना है, वेडनेसडे को, ठीक है ठीक है, बस ठीक है। मैं ना ये जो है ना जी क्विज फिर वेडनेसडे को होगा, वेडनेसडे को होगा, और असाइनमेंट जो है ना मैं कल सर या एक वीक का परसों टाइम और दे देना सर।
नहीं बेटा नहीं, टाइम वो असल में ना आगे फिर मिड है, वो फिर मुनासिब नहीं। प्रिपरेशन एक हफ्ता है ना आपके पास। पढ़ा क्या है अभी? थोड़ा सा तो पढ़ा है। देखे ना बेटा, अभी पहले चैप्टर पे ही फिर रहे हैं हम बिल्कुल चुबा चुबा के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ना, मैं अभी फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। पढ़ना और बात होती है, पढ़ाना और चीज़ होती है, ठीक है ना जी, अंडरस्टैंड करके। और आप भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले माइंडसेट बनाना, क्योंकि ये खुश्क सा टॉपिक होता है इकोनॉमी का। हालांकि हम एक्सरसाइज जो है ना अपने ऊपर सब जगह घर में ये इकोनॉमी जो है ना उसको वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन ना जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, पढ़ते हैं, ये हमें बड़ा खुश्क लगता है। तो इसलिए आप देखें ना कि जी इकोनॉमिस्ट जो है ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वो अपने घर का निज़ाम बंदा बड़ी मुश्किल से चला रहा होता है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जी ये इसके लिए जो है ना वो बाहर से बंदे ज़्यादातर बुला, शौकत अजीज बुलाया, वो बेड़ा गर्क कर गया। इसहाक डार आया, वो बेड़ा गर्क कर गया। अभी जो है ना ये आया शेख हफीज़, इसको छोड़ नहीं रहे, ठीक है ना जी। तो ये इकोनॉमिस्ट जो है ना ये भूल भुलैया होती हैं बेसिकली। तो ये ऊपर नीचे करके आपके आदाद शुमार जो है ना वो सबज बाग दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ और हो जाता है। तो इसलिए वो कहता है कि अच्छा यार मैं तो सिस्टम चला रहा हूँ। देखिए ना करें, घर का निज़ाम जो है ना वो चलाना कितना मुश्किल होता है। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वालदा होती हैं, वालिद साहब होते हैं, वो आपके लिमिटेड बजट के अंदर जो है ना वो घर का बड़ी मुश्किल से सिस्टम चला रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये इकॉनमी जो है ना वो बड़ी मुश्किल जो है ना वो एरिया है ये। तो इसीलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको एक्सरसाइज करना। और बात है कि जी आपकी जेब में पैसे हैं, आप बाद का लेवश हो जाते हैं, अगले दिन आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता, ठीक है ना जी। तो आपने बैलेंस रखना होता है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। इसी तरह से इसको पढ़ना और समझना भी बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना जी। इसलिए बेटा हम बिल्कुल सोच सोच के चल रहे हैं, तो थोड़ा सा अग्रेसिवली। लेकिन आपको ये बता दूं कि अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया ना, आप बहुत अच्छे इंजीनियर जो है ना साबित होंगे, ठीक है ना जी। ये जो सब्जेक्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी ऑब्लिगेशन है इस यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप ये कोर्स वो भी और ये दो कोर्स जो है ना वो पढ़ रहे हैं। बड़े भारी कोर्स हैं, ठीक है ना जी। तो आपको पता चलेगा कि जी मार्क सिर्फ टेक्निकल होना ही काफ़ी नहीं है। आप जो है ना इसको आप अगर इकॉनमी के अंदर लें, आप अगर बिहेवियर आपका सही है, तो आप एक अच्छे इंजीनियर जो है ना, अच्छे अफसर जो है ना साबित हो सकते हैं। अच्छा CR और GR काइंडली जो है ना इसी तरह से अटेंडेंस लगा लें बेटा। अटेंडेंस फिर जिस दिन आप आएंगे वो, या जिस तरह से आपने वो फ्लोट की है कल, इस तरह से वो अटेंडेंस जो है ना वो काइंडली कर लीजिए बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, या और पढ़ना है? थैंक यू इतना ही सर। काफ़ी है, इतना ही काफ़ी सर है। बहुत है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे को हम क्विज लेंगे, और क्विज की तैयारी अच्छी तरह से कीजिएगा। कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, कोई डेफिनेशन आ सकता है। वेंसडे को ही होगा, वेंसडे को ही, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह ताला हम ट्यूसडे को हम पढ़ेंगे जो वो उसके अंदर शामिल नहीं होगा, ठीक है ना जी। लेकिन वेंसडे को हम क्विज ही करेंगे, अल्लाह करे। अगर अल्लाह करे यूनिवर्सिटी भी खुल जाए तो अगला क्विज जो है ना वो फिर हम यहाँ पर ले लेंगे। तो ये क्विज जो है ना वो होगा, रिटर्न क्विज होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके वो फोल्डर के अंदर जो है लगना होता है, ठीक है। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू सर। पेशेंस। हाँ जी, बहुत मेहरबानी बेटा, थैंक यू। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।